प्रश्न, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, इनमें से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सी है? तो ऑप्शन सी रुधिर। रुधिर रक्त की एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। यह भ्रूणावस्था में पलीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। खाली स्थान उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो इसका होगा वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए अपर्याप्त हार्मोन व प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती हैं। यहाँ से दूसरा पॉइंट, पादप उत्तक प्लांट टिश्यूज। प्रश्न, निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं, फिर भी इनकी रचनाएं अलग क्यों हैं? ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों चित्र दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं, फिर भी इनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं? इसके बारे में तो इसका आंसर है डी। ए अनुप्रस्थ काट, बी अनुदैर्ध्य काट। इसके बारे में प्रश्न में दिए गए चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं। ये दोनों ही दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं, परंतु इनकी संरचनाएं अलग हैं, क्योंकि चित्र ए दृढ़ोत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं बी दृढ़ोत्तक के अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। ए जो है अनुप्रस्थ काट को प्रदर्शित करता है और बी जो है अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ोत्तक की परिपक्व कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। इसकी कोशिकाओं की भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। यह दो प्रकार के होती हैं, दृढ़ोत्तक रस दृढ़ कोशिकाएं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ोत्तक रेशों का आकार बहुभुज या आयताकार या गोल हो सकता है तथा दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटी होती हैं। अगला प्रश्न, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, रेजिन और गोंद। इसके बारे में पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा अपशिष्ट जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा है पादप अपशिष्ट उत्सर्जन में की प्रक्रियाओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है डी। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल के रूप में संचित होते हैं। रॉल के रूप में संचित होते हैं। रॉल का मतलब होता है रेजिन। इसके बारे में पादपों की अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक ऐसा उत्पाद है। अगला प्रश्न, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? इन्हीं चित्रों के बारे में बोला गया है, तो फिर इसका आंसर होगा ए। चित्र ए की तरह
एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह चित्र एक ही तरह दिखेगी। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? इसका आंसर है डी, जड़ों, बीजों, फलों और विभोज्योतकों तक। इसके बारे में, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभोज्योतकों तक पहुंचाता है। फ्लोएम संवहनियों पर पौधों में पाए जाने वाला परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? इनमें कहा गया है फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण कौन करती है? तो फिर इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। फ्लोएम में एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। उपयुक्त प्रश्न में चित्र सी फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। उपयुक्त प्रश्न में चित्र सी फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? इसमें पूछा है भाग नहीं है, तो इसमें होगा ए, कोलेनकाइमा। कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं। इनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। अगला प्रश्न, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी पूछ दिया है सत्य, तो इसमें से असत्य है सी, फ्लोएम में परिवहन में जीपीटी और सीटीपी का उपयोग होता है। इसके बारे में, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन फ्लोएम में परिवहन में और का जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? इनमें से कौन है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो इसका आंसर होगा डी, लिग्निन। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन का एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि। अगला प्रश्न, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? इसका आंसर होगा डी, आंसर डी, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। इसके बारे में, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। तना, छाल, रसधानियों, पत्ते आदि इन अपशिष्ट उत्पादों को उनकी बाहरी परत की ओर स्थानांतरित करते हैं। पौधे इन्हें अस्थायी रूप में संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न, फ्लोएम पौधे का रस संवहनी ऊतक होता है जो खाली स्थान का परिवहन करता है। इसका आंसर होगा डी, पोषकों। इसके बारे में, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और उसमें खुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है जिसमें मुख्यतः चलनी नलिकाएं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिससे
जिनसे स्थल या वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाता है। तो इसका आंसर है सी, संवहनी ऊतक। उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थल या वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया। उनके स्थलीय वातावरण, यहाँ पे होगा स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया जाता है। संवहनी ऊतक विशिष्ट गुण है जिसमें फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती है। अगला प्रश्न, ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है, गलत हो तो कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्यतः कारण निम्नलिखित हैं। ए, ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं की उपस्थिति। बी, गतिशीलता की अनुपस्थिति। सी, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। डी, श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, ई और बी। पादप ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति तथा गतिशीलता की अनुपस्थिति सामान्य प्राणियों की तुलना में पादपों के कम ऊर्जा की आवश्यकता का कारण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी पादप पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो इसका आंसर होगा ए, राल। निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? राल। पौधों में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। राल अथवा रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन, गोंद, टैनिन जैसे सभी उत्सर्जी पदार्थ और अपशिष्ट उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम पुराने कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी यहाँ पे दिख तो नहीं रहा। अगला प्रश्न, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर खाली स्थान में संचित होते हैं। इसका आंसर होगा डी, पुराने जाइलम में। पादप में रेजिन और गोंद विशेषकर खाली स्थान में संचित होते हैं, पुराने जाइलम में। आंसर डी। इसके बारे में, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? इसका आंसर होगा डी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। इसके बारे में, फ्लोएम पौधों के कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभावी संवहनी ऊतक है। यह पौधों के एक संरचनात्मक कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य सभी लोगों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम पौधों की जड़ों से कार्बनिक घुलनशील यौगिकों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? इसका आंसर होगा डी, फ्लोएम। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। यह पौधे में पाया जाने वाला जटिल ऊतक है। जाइलम पादपों में जल एवं खनिज का परिवहन करने वाले जटिल स्थायी ऊतक है। यह पादपों की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ए, फ्लोएम नली कोशिकाओं में। चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती हैं तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में। इसके बारे में, चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। अगला प्रश्न,
पादपों में अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, वास्तविक और उल्टा। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक अस्थायी जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से ही होती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित आरेख में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन को सही दिशा में निरूपण करता है? तो इसका आंसर होगा बी, चित्र बी जो है पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा को निरूपण करता है। इसके बारे में, जाइलम वाहिकाएं पादप की जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर जल और खनिज के परिवहन का कार्य करती है और फ्लोएम वाहिकाएं पादप के शीर्ष आहार तक भोजन का स्थानांतरित करती है। अतः चित्र बी का आरेख पादप के तने से परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है। अगला प्रश्न, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा सी, जाइलम तंतु। जाइलम जटिल उत्तक का उदाहरण है। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तक पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। ये 4 उत्तक वाहिकाएं जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिया विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न, खाली स्थान रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। खाली स्थान रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। इसका आंसर होगा मेरिस्मेटिक विकास रूप एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभोज्योत्तक उत्तक कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका आंसर होगा बी, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। अगला प्रश्न, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं में बने होते हैं और फिर भी पौधों में जाइल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर होगा सी, वाहिनिका और वाहिका। इसके बारे में, जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है अर्थात वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारू मृदुत्तक। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। अगला प्रश्न, पौधे में विभोज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है विभेदन। पौधे में विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभोज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। उदाहरणार्थ
श्वास नली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना। अगला प्रश्न, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? इसका आंसर है ए, पुराने जाइलम में। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक संवहनीय ऊतक है जो पानी और विघटित खनिज को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? आंसर है इसका डी, फ्लोएम में। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिका हमें फ्लोएम में मिल सकती है। फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण में प्रभावित संवहनी ऊतक है। फ्लोएम सिग्नलिंग अणु का मार्ग भी है और पौधे के शरीर में एक संरचनात्मक कार्य करता है। अगला प्रश्न, मृदुतक पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायुक्त क्यों कहा जाता है? यह तो आंसर बहुत बड़ा है इसके बारे में। इसका सही आंसर है ए, हरित ऊतक। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें वायु अवकाश पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। इसके बारे में इसका आंसर है ए। इसके बारे में पैरेन्काइमा एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधे में जमीन से ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, जहां अन्य ऊतक जैसे संवहनी ऊतक एम्बेडेड होते हैं। वे गैर संवहनी होते हैं और सरल जीवित और अविभाजित कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लोरेन्काइमा विशिष्ट पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरेन्काइमा वर्णक होते हैं और पैरेन्काइमा विशेष पैरेन्काइमा होते हैं जिनमें बड़े वायु स्थान होते हैं और इस प्रकार पौधे को तैरने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रोल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो इसका आंसर है सी, पुराने जाइलम में। इसके बारे में पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रोल पौधे में पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। जाइलम पादपों में पाया जाने वाला संवहनी ऊतक है। जाइलम पादपों में जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र पौधे में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? इसमें निम्नांकित चित्र पौधे में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? परिवहन में कौन सा सहायक है? ए, यहाँ पे है A, B, C, D। इसका आंसर है ए, जो कि बी दर्शाता है। दिए गए फ्लोएम ऊतक की काट में चित्र में बी द्वारा छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता गया है जो परिवहन में सहायक होता है। पादपों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? जाइलम का घटक नहीं है इसमें पूछा है, तो इसका आंसर होगा सी, सहचर कोशिकाएं। इसका आंसर है सी, सहचर कोशिकाएं। दिए गए विकल्पों में सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है, शेष जाइलम के घटक हैं। जाइलम पादप संवहनी ऊतक है जो जड़ों से पानी और घुले हुए खनिज को पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचाता है और पादपों
को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? इसका आंसर है डी, पैरेन्काइमा। इसके बारे में, पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पैरेन्काइमा कोशिका उत्तरदायी होती है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है, जबकि जाइलम पौधों में यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। अंततः भूमि का जल पराशरण दबाव बढ़ाव द्वारा पौधों के मूलरोमों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। इसके बारे में, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य कथन पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशु रुक्त प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? यहाँ पे उत्तक है, तो इसका आंसर है ए, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक जंतुओं में शरीर के उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक पौधों में पाया जाता है। यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला विभोज्य उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। अगला प्रश्न, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? इसका आंसर है डी, जाइलम उत्तक। जाइलम पादपों में पाया जाने वाला उत्तक है। यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इसका आंसर है सी, जाइलम। अगला प्रश्न, मृदुत्तक और स्थूल उत्तक खाली स्थान उत्तकों के प्रकार हैं। मृदुत्तक और स्थूल उत्तक खाली स्थान उत्तकों के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है सी, सरल अस्थायी उत्तक। इसके बारे में, जो स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, उसे अस्थायी सरल उत्तक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा स्केलेन्काइमा, तीसरा कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा को मृदुत्तक और स्केलेन्काइमा को दृढ़ उत्तक, कॉलेन्काइमा को स्थूल कोण उत्तक। अगला प्रश्न, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर डी, इसका आंसर डी होगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। इसके बारे में, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं। ये दोनों पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तक हैं। जाइलम जल एवं खनिज के संवहन में और फ्लोएम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक संवहन पूल बनाते हैं। खाली स्थान उत्तक संवहन पूल बनाते हैं। इसका आंसर होगा सी, जाइलम और फ्लोएम। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार आकृति का कार्य उद्गम की दृष्टि से समान होती है, उत्तक कहलाता है। वह उत्तक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पूल का कार्य करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी मंडल गठन करता है? इसका आंसर होगा बी, जाइलम और फ्लोएम। अगला प्रश्न, फ्लोएम खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। इसका आंसर होगा बी, फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला वह संवहन उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है
यह संभव मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। तो पहला को है लाचनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, दूसरा है सखी कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम मृदुतक, चौथा है फ्लोएम तंतु। फिर से, पहला चालनी नलिकाएं, दूसरा सखी नलिकाएं, तीसरा फ्लोएम मृदुतक, चौथा फ्लोएम तंतु। अगला प्रश्न, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्क्लेरेनकाइमा। इसके बारे में, दृढ़ उत्तक एक साधारण अस्थायी उत्तक है। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इसके बारे में और भी, स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं केंद्र युक्त, लंबी, अंडाकार या बहुभुज, जीवित या रसधानी युक्त होती है। यह उत्तक पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। मृद उत्तक एक सरल अस्थायी उत्तक है। इस उत्तक की कोशिकाओं में रसधन, सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। तीसरा पॉइंट, जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं जो मृदुत्तक के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदुत्तक को वायुयुक्त या एरेनकाइमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? इसमें कहा है कार्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रकाश संश्लेषण करना। इसके बारे में, बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधे की शुष्ककरण तथा संक्रमण से संरक्षा करना है। पत्तियों के बाह्य त्वचा का छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार का क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, विभेदन। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, खाली स्थान कोशिकाएं कानों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसका आंसर है ए, स्थूल कोण। स्थूल कोण की कोशिकाएं कानों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसके बारे में, पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी उत्तक स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों से बना टूटे हुए लचीलापन तथा और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती है, लेकिन इनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कान मोटे होते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते। अगला प्रश्न, पौधे में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। पौधे में लचीलापन उत्तक के खाली स्थान उत्तक के कारण होता है। इसका आंसर है सी, क्लोरेनकाइमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका आंसर है डी, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं खाली स्थान से कोनों पर मोटी होती हैं। इसका आंसर है सी, सेलुलोज और पैक्टिन। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका आंसर है डी, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं खाली स्थान से कोनों पर मोटी होती हैं। इसका आंसर है सी, सेलुलोज और पैक्टिन। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी
और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसका आंसर है सी, कॉलेनकाइमा। अगला प्रश्न, सिव ट्यूब और सहसक्रियाओं कोशिकाएं मुख्य रूप से खाली स्थान के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसका आंसर है सी, पौधों में भोजन। पौधों में भोजन, इसके बारे में, सिव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संरचना के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। इसका आंसर है ए, लिग्निन। लिग्निन के बारे में, लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलयन में व्यावहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। अगला प्रश्न, खाली स्थान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। खाली स्थान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। इसका आंसर है बी, लिग्निन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? इसका आंसर है ए, शीर्ष विभज्योतक। अगला प्रश्न, इसके बारे में, शीर्ष विभज्योतक के बारे में, शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों की निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इन सब में से सरल अस्थायी ऊतक नहीं है पूछा है, यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह एक संवहनीय ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधे में जल के संवहन का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि फ्लोएम दूसरा जटिल संवहन ऊतक है जो पौधों में पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है। इनमें से कौन सा है जो जटिल अस्थायी ऊतक है? तो ए, फ्लोएम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसमें पूछा है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो सी, जाइलम। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है जाइलम। इसके पहले जो था वो एक जटिल अस्थायी ऊतक है, फ्लोएम। ये फ्लोएम है और इसके नीचे है जाइलम। अगला प्रश्न, खाली स्थान सामान्य स्थिति ऊतक नहीं है। सामान्य स्थिति ऊतक नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हुआ डी, जाइलम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है तो फिर ये भी जाइलम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में बना होता है? इन समय से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो वो है जाइलम। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो इसमें बताना है कि जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर है बी, जाइलम। अगला प्रश्न, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? इसका भी आंसर बी, जाइलम। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इसका आंसर होगा डी, जाइलम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? इसका भी जाइलम। जाइलम उत्तक पौधों में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम उत्तक पौधों के जड़ तथा एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटनों से बना होता है। ये है, पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तथा जाइलम तंतु तथा चौथा जाइलम मृदुत्तक। इन चारों के बारे में, वाहिनिकाएं ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। दूसरा वाहिकाएं ये पौधों की जड़ से लेकर एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाती है। तीसरा जाइलम तंतु ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। चौथा जाइलम मृदुत्तक यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वो है ए, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा उत्तक में सभी कोशीय समव्यवासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुत्तक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अगला प्रश्न, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, इनमें निम्नलिखित में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? इसका आंसर है ए, लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक, इसके बारे में, पार्श्व विभज्योतक उत्तक पादप में विभिन्न अंगों के अंदर लैटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक लैटरेटिक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा द्वितीयक लैटरल मेरिस्टेमेटिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? इसका आंसर है बी, जाइलम। जाइलम जटिल उत्तक का एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम, जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पदार्थों का संवहन करता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। इसका आंसर है सी, विभज्योत्तक। विभज्योत्तक के बारे में, विभज्योत्तक उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाया जाने वाले विभज्योत्तक के कारण होता है। विभज्योत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण करते हैं। अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक, तीसरा विशिष्ट उत्तक। अगला प्रश्न, अस्थायी उत्तक खाली स्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका आंसर है डी, मेरिस्टेमेटिक। अगला प्रश्न, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब खाली स्थान बनाते हैं। खाली स्थान, इसका आंसर है ए, अस्थायी उत्तक। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसका आंसर सी है, स्थूल कोण उत्तक या
कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। इसका आंसर है स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में। इसका आंसर है डी, विभज्योतक उत्तक। पौधों इसके बारे में विभज्योतक के बारे में पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक पौधों में वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के उत्तक को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ये उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। अगला इसके बारे में, इस प्रकार के उत्तक को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ये उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें तो 2 है। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, तने व जड़ को शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा पार्श्व विभज्योतक, कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। तीसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक, पत्तियों के आधार पर टहनियाँ के परत के दोनों ओर स्थित होता है। यह उन भागों की वृद्धि करता है। अगला प्रश्न, अंतर्वेशीय विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। इसका आंसर है सी, पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभज्योतक पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है बी, पार्श्व विभज्योतक। अगला प्रश्न, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा। इसका आंसर ए, लेटरल मेरिस्टेम के कारण एक पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। अगला प्रश्न, तने या जड़ का घेरा खाली स्थान के कारण बढ़ता है। इसका आंसर है बी, पार्श्व विभज्योतक। तने या जड़ का घेरा पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है। अग्रस्थ मेरिस्टेम खाली स्थान के शीर्षक पर पाया जाता है। इसका आंसर होगा ए, तना और जड़ें। अगला प्रश्न, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है। ए, लंबवत विभज्योतक, बी, पार्श्व विभज्योतक, सी, अंतर्वेशी विभज्योतक, डी, शीर्ष विभज्योतक। इसका सही आंसर है बी, सी और डी में। इसके बारे में पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेमेट कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेट मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेमेट कहते हैं। जब मेरिस्टेमेट स्थायी उत्तकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेमेट कहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेमेट और शीर्षस्थ विभज्योतक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न, एरियोलर उत्तक अंगों के खाली स्थान भरता है। खाली स्थान अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। इसका सही आंसर है ए, अंदर के और आंतरिक। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर का स्थान भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। एरियोलर उत्तक वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। इन उत्तकों के द्वारा पौधे के कोमल अंगों में
दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पौधे में के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका सही आंसर है सी, विभेज्योत्तक। विभेज्योत्तक उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। यह मुख्यतः पौधों में वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हो या विभाजित हो रही हों, या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत होती हैं? इसका सही आंसर है सी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एक सरल अस्थायी उत्तक है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इसके किनारों पर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। ये उन तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। उदाहरण, नारियल के छिलके। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। अगला प्रश्न, इसका आंसर सी, स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? इसका आंसर होगा डी, स्क्लेरेनकाइमा। किस प्रकार के उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? इसका आंसर सी, स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन में होता है। इसका आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती है। खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती है। इसका आंसर होगा बी, दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका आंसर सी, स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, वनस्पति उत्तक का खाली स्थान परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता यहाँ पूछा है, तो होगा सी, दृढ़ उत्तक। वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। अगला प्रश्न, साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। पहला, तो इसका आंसर होगा सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बारे में, संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल अस्थायी उत्तक। दूसरा, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक का सामान्य कोशिकाओं के बने होते हैं। पहला अस्थायी उत्तक सामान्य कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, पैरेन्काइमा। दूसरा, कोलेनकाइमा। तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा को मृत उत्तक, कोलेनकाइमा को स्थूलकोण उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? इसका उत्तर है बी, जटिल उत्तक। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल उत्तक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंसर ए, सेलुलोज और पैक्टिन से। इसके बारे में, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। कोशिका के अध्ययन का साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर ए, खाद्यों का प्रवाह करना। प्रवाह मतलब कि फ्लोएम या बास्ट पौधों की जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचायक उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। अगला प्रश्न,
पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, तो ये कौन पहुंचाता है? बी फ्लोएम। इसका आंसर होगा बी फ्लोएम। अगला प्रश्न, पौधों में फ्लोएम खाली स्थान के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा ए भोजन। पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ उपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसका बी होगा आंसर पैरेन्काइमा में। मृदुतक एक जीवित सरल अस्थायी उत्तक है तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। इसके जीवद्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसकी कोशिका प्रायः समव्यासी या विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतः क्रियात्मक अंतरकोशिकीय स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोजन पदार्थ आदि का संचय करती है। अगला प्रश्न, खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। इसका आंसर है सी ए मृदुतक। अगला प्रश्न, खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ उपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसका आंसर ए होगा पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। इसका आंसर होगा डी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं जिन्हें पैरेन्काइमा उत्तक कहते हैं, जो कि स्थायी उत्तक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कुछ पैरेन्काइमा उत्तकों में फ्लोरीन पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पैरेन्काइमा उत्तक में अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए उसकी कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, जिससे एरेन्काइमा कहते हैं। अगला प्रश्न, खाली स्थान उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। इसका आंसर है ए विभज्योतक। इसके बारे में, विभज्योतक उत्तक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिसकी कोशिकाएं या विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वर्धी भागों में पाई जाती है। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। अब इसके लक्षण, पहला, ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। दूसरा, इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। तीसरा, कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तीसरा, जीव द्रव्य संघन केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका आंसर बी सही है, विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए खाली स्थान उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इसका सही आंसर है डी मेरिस्टेमेटिक। अगला प्रश्न, पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खाली स्थान और खाली स्थान। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से? पहला, सरल अस्थायी उत्तक। दूसरा, जटिल अस्थायी उत्तक। ये गलत है।
इसका आंसर सी सही है। क्या पूछा है? पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक, विभज्योत्तक उत्तक, अस्थायी उत्तक। अगला इसके बारे में, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला विभज्योत्तक उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। जिन उत्तकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभज्योत्तक उत्तक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधों के वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। अस्थायी उत्तक कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इसके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर बी होगा, जाइलम। अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती। अस्थायी उत्तक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम एक अस्थायी जटिल उत्तक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जाइलम का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है बी, सिव ट्यूबर। इसके बारे में, जाइलम एक प्रकार का संवहन उत्तक है। इसका प्रमुख कार्य जल और खनिजों का अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना होता है। इसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं होती है। पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम मृदुत्तक, चौथा जाइलम तंतु। इसके बारे में, इनमें से सिर्फ ट्यूबर भिन्न है। यह दारू में पाया जाता है। दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? इसका आंसर है ए, फ्लोएम। पौधों में 2 प्रकार के चालन उत्तक पाए जाते हैं जिनमें एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम उत्तक का मूल कार्य जड़ से तने तक पत्तियों तक पानी एवं शोषण तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में तैयार सामग्री को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, दृढ़ उत्तक खाली स्थान से बना है। दृढ़ उत्तक किससे बना है? तो ये बना है निर्जीव कोशिकाओं से। इसका आंसर भी सही है। इसके बारे में, दृढ़ उत्तक निर्जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह उत्तक पौधों के तनों, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पौधे पाए जाते हैं। जिन पौधे में रेशे उत्पन्न होते हैं उन्हें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में काले स्थान की एक मोटी मोमी परत होती है। इसका आंसर बी होता है, क्यूटिक। रेगिस्तान पौधों में बाह्य त्वचा में क्यूटिक की एक मोटी मोमी परत होती है। इसके बारे में, रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा में क्यूटिक की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटिक पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? संवहनी उत्तक। इसका आंसर बी सही है। पादप उत्तक में अस्थायी उत्तक के 2 भाग होते हैं, सरल उत्तक, दूसरा जटिल उत्तक। जिनमें सरल उत्तक का कार्य भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना तथा जटिल उत्तक में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। इसका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, इस वलकहल
वल्कल। वल्कल एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कल। वल्कल इसके बारे में अब वृक्ष की बाहरी छाल का वल्कल ही संरक्षी परत होती है। सेप या रस कैम्बियम परत तथा अंतःकोष्ठ के बीच में होता है। पित्त वृक्ष का केंद्रक होता है जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। यह जो इसमें सारा चीज बताया गया है इसको एक बार पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न, अब चौथा पॉइंट है इसमें जैव अणु इसके अंतर्गत है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न, निम्न में से कौन सा जाइलम प्रोटीन का विखंडन करता है? निम्न में से कौन सा जाइलम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो वो है पेप्सिन। इसका आंसर डी सही है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडन कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह आमाशय में निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। अगला प्रश्न, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? जीव में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? इसका आंसर सी होगा, डीएनए। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत डीएनए है। डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रत्येक जीव कोशिका के लिए अनिवार्य है जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। इसका आंसर है डी, पित्तलवक। पित्तलवक वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडन करता है? इसका सही आंसर है सी, एमाइलेज। इसके बारे में, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माइटोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार के एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। इसमें 3 पॉइंट है। पेप्सिन एंजाइम, ये 3 प्रकार के होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। पहला पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम में वसा पाचन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण अग्न्याशय द्वारा होता है। यह भी प्रोटीन पाचन एंजाइम है। अगला प्रश्न, प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम खाली स्थान में उपस्थित होते हैं। इसका आंसर भी सही है, आंत्र रस। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम या आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्लों में तथा वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग को उपस्थिति के कारण ही सही व्याख्या करता है? इसका सही आंसर है डी,
इसका सही आंसर है डी। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। जबकि खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले रंग में बदल जाता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। इसका आंसर सी सही है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल में घुलनशील हो जाता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम खाली स्थान में उपस्थित होते हैं। इसका आंसर है डी, आंत्ररस। इसके बारे में, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्ररस में उपस्थित होते हैं। आंत्ररस में विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, कैसीन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान में पाया जाता है। इसका सही आंसर है डी, दूध। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर कैलोरी है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु कैलोरी मापन इकाई का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में, कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीट्रिक पद्धति का अंग है और इसके संगत एक आई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरण है? इसका आंसर है एंजाइम। एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक है। इसके बारे में, एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है जो जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा किया गया था। यह एंजाइम का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ए, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर का एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? इसका आंसर है ए, कार्बन। जंतु और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात पर साधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बनिक तत्व सजीव तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। अगला प्रश्न, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। कार्बन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए निरंतर रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला है वृहद पोषक। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। दूसरा है सूक्ष्म पोषक। इनमें लौह, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन जो है मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। इसके बारे में, विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं, जो शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है, उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ऐसे तत्व जिसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे लवण तथा विटामिन। अगला प्रश्न, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे खाली स्थान क्या कहा जाता है? जीन। केंद्र द्रव्य में केंद्रिका में क्रोमैटिक मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था के केंद्रक में स्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु की जाइलिका मिलती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी, इसका आंसर बी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ। आनुवांशिकी के संबंध में डीएनए का अर्थ आंसर डी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, बालों का रंग खाली स्थान के कारण होता है। बालों का रंग मेलानिन, इसका आंसर बी है, बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतर
जीवों में पाया जाता है। रिसाव मकड़ी को छोड़कर जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलानिन जो काले भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक खाली स्थान का निर्माण होता है तो वो है mRNA। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA का निर्माण होता है। ये RNA के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए में जीन्स के द्वारा स्थानांतरित होती है। mRNA अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। mRNA को संदेशवाहक RNA कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक खाली स्थान का निर्माण करना होता है। इसका आंसर है बी, डीएनए कॉपी। इसके बारे में प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। पुंजोगज डीएनए को किस प्रपोर्शन में प्रवर्धित करने को डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या से कथन गलत है? ए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बी, यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। सी, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। इसका सही आंसर है सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल मुख्यतः केंद्रक में होता है जो इसके न्यूक्लियोटाइड अणु में पैनवेज शर्करा डीऑक्सीराइबोस नाइट्रोजन या क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन तथा फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये 3 रासायनिक तत्व हैं जो आनुवांशिकी गुण वहन करता है। अतः स्पष्ट है कि कथन सी गलत है और कथन ए और बी सही है। अगला प्रश्न, एंजाइम मूलतः खाली स्थान होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को खाली स्थान क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न, खाली स्थान डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। वंश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न,
आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? सी, इसका आंसर सी सही है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीमेरिक अणु है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूट्रोजनीय क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इसमें पिरिमिडीन थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 65% पाई जाती है। अन्य तत्व कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फेट 1%। अगला प्रश्न, प्रोटीन खाली स्थान का एक अभिन्न अंग है, तो वो है इनमें से सभी। प्रोटीन एंटीबॉडी एंजाइमों और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी एंजाइमों कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है, तो इसीलिए इसका भी इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो इसका आंसर डी सही है, कैसीन। कैसीन दूध का प्रोटीन है। कैसीन प्रोटीन एक फॉस्फोप्रोटीन है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। अगला, इसमें अब 5वां पॉइंट शुरू हो रहा है, आनुवांशिकी। प्रश्न, सही कथन की पहचान कीजिए। इनमें से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि 22 वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा बोलता है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले गुणसूत्रों में भी 22 गुणसूत्र होते हैं। तीसरा बोलता है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। चौथा बोलता है, चौथा ऑप्शन, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। इसके बारे में, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, ये सही है, और 22 गुणसूत्र वाले में भी 22 गुणसूत्र ही होते हैं। इसके बारे में जानें। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिक सिकुड़न अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है तथा 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंक क्रोमोसोम XY कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीन खाली स्थान की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इसका सही आंसर है सी, हार्मोन। इसके बारे में, जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन की DNA में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न,
जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइपिंग अनुपात मिला? उन्हें कौन सा फेनोटाइपिंग अनुपात मिला था? तो 9:3, 3:1। इसके बारे में इसका सही आंसर है ए। मेंडल में द्विसंकरीय कोष के लिए गोल तथा पीले बीज से उत्पन्न पौधे का क्रॉस कराया। इनमें गोल तथा पीले बीज प्रवाहित होते हैं, अतः P2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 9:3, 3:1 प्राप्त हुआ तथा F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:1 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रम होने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, DNA। DNA एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रम होने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में DNA या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के वंशानुक्रम गुणों का आनुवांशिकी जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। DNA की खोज दो वैज्ञानिकों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। इन खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। इन्होंने इसकी खोज की थी 1953 में और पुरस्कार कब दिया गया? 1962 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, एक लंबे पौधे TT और एक छोटे पौधे TT के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है? इसका आंसर डी सही है, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। इसके बारे में, एक लंबे पौधे TT और एक छोटे पौधे TT के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न, खाली स्थान में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। इसका सही आंसर है ए, मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। इसके बारे में, मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं वो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों X कहलाते हैं। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्री का XX तथा Y का XY गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के नियम की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में खाली स्थान होते हैं। कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। नहीं, 23 गुणसूत्र होते हैं। इसका सही आंसर है बी, 23 गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में
23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे जनन कोशिका लिखा है। इसके बारे में मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 46 होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमें आनुवांशिक, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति से का वाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? इसका आंसर है डी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी तीनों सही हैं। जीनों के लक्षण ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंडन के प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति का लिंग निर्धारण खाली स्थान द्वारा होता है। तो इसका आंसर है बी सही, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। व्यक्ति का लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। इसके बारे में व्यक्ति के लिंग का निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX और XY गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर है ए, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। इसके बारे में चित्र में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न होंगे। इनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होती है। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। अगला प्रश्न, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य 4 कारण क्या था? इसका आंसर है ए सही, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। इसके बारे में वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, जिससे पता चले वो कमेंट में बताएं। सफलता के पीछे मुख्य कारण, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, खाली स्थान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती है? इसका आंसर सी, एलोसोम मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी जो एक सामान्य ऑटोसोम से रूपाकार या व्यवहार में भिन्न होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं तथा इनमें 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहा जाता है, जबकि 23वां जोड़ा यदि XY है जिसे एलोसोम कहा जाता है। यह जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है।